उनके पीछे पीछे 30-40 लोग आ गए। योगेंद्र यादव जवाब दो। मैं हंसता रहा कि भाई बोलने दोगे तब जवाब दूंगा ना। मैं कहा बोलने तो दो यार। पुलिस हमें एस्कॉर्ट करके ले गई, वो पीछे पीछे चले और धक्का मुक्की थोड़ा बहुत की, और जब तक पुलिस की गाड़ी में बैठे तो धम धम जवाब दो ये सब चलता रहा। इस वक्त सब पहली और एकमात्र प्रायोरिटी होनी चाहिए आरएसएस बीजेपी को सत्ता से संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से उतारना। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अंग्रेजी में एक शब्द होता है हिपोक्रेट, या फिर आपने शब्द सुना होगा हिपोक्रेसी। जिन लोगों को इस शब्द का मतलब नहीं पता है, मैं आपको उसका मतलब बता देता हूँ। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कहते कुछ हैं लेकिन करते कुछ और हैं। और नरेंद्र मोदी जी का भी एक जो शब्द है वो बहुत फेमस है, वो एक लाइन है जो यूज़ किया जाता है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं आज इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस देश में लोग हैं जो कहते हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, वो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो संविधान की बात करते हैं। लेकिन जब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं योगेंद्र यादव जी, ये महाराष्ट्र के अकोला में जाते हैं और वहाँ पर बात करने के लिए उठते हैं तो 50-60 से ज़्यादा लोग इनके ऊपर आ जाते हैं। वहाँ पर एक तरीके से गड़बड़ी करने की कोशिश की जाती है, वहाँ पर इन्हें बोलने से रोका जाता है, तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं। और ये लोगों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, या हिपोक्रेट शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये जिस पार्टी से आते हैं वो है वंचित बहुजन आघाड़ी, जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है। बाबा साहेब अंबेडकर के पोते हैं वो। और लगातार इस मुद्दे पर कल से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, इस तरह के हालात महाराष्ट्र में नहीं होते हैं। आप अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन आखिर क्या हुआ और क्यों हुआ, और योगेंद्र जी इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं, उसके लिए हम आपके पास आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से। डर गया था, आपने कहा हिपोक्रेट, मैंने कहा आप मेरा परिचय ही ऐसा दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल आपका परिचय बिल्कुल नहीं सर, आपका परिचय तो न केवल स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक के तौर पर है बल्कि भारत जोड़ो अभियान में एक अहम चेहरे के तौर पर है। सर महाराष्ट्र में आप आए हैं, पहले भी आए हैं, आगे भी आए हैं। आपके साथ मैंने धारावी की सड़कों पर जो है बातचीत की है लोगों के बीच में। ऐसा क्या हो गया कि अकोला में आपको बोलने से रोका गया पूरी प्लानिंग के साथ? जैसे ही आप आते हैं बातचीत करने, इतनी भीड़ आ जाती है, आक्रामक भीड़ आ जाती है। क्या चल रहा था, क्या हुआ, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? पहले तो मैं बता दूं क्या हुआ, क्योंकि इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है। बहुत दोस्त कहाँ से फ़ोन करके पूछ रहे हैं ठीक तो हो, चोट तो नहीं लगी, एट्सेट्रा, क्योंकि एक जो तस्वीर जाती है उससे बहुत वैसा लगता है। देखिए मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ। भारत जोड़ो अभियान की तरफ से 3 दिन के विदर्भ के दौरे पे मैं था। 7-8 प्रोग्राम लगे हुए थे, तो ये सेकेंड लास्ट प्रोग्राम था कल अकोला में। महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ मिलकर भारत जोड़ो अभियान ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। और प्रोग्राम 11 बजे शुरू होना था, हिंदुस्तानी हिसाब से 12 बजे शुरू हुआ। और एक हिंदुस्तानी नेता के लिहाज से मैं उसमें 1 बजे पहुंचा, काम था लेकिन 1 बजे मैं पहुंचा। और सब कुछ ठीक था। हॉल में कोई 700-800 लोग थे, 200-300 महिलाएं थीं, और आराम से बातचीत चल रही थी। मेरे 2-3 साथी अविनाश काकड़े, संजय मंगला गोपाल और उल्का महाजन, तीनों ने अपनी बात रखी, कायदे से रखी। जब मैं गया तो आयोजकों ने मुझे ये कहा कि देखिए कुछ गड़बड़ हो सकती है, आप थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि वंचित वाले कई लोग यहाँ पे आके बैठे हैं और हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ करेंगे। और मैंने कहा देखिए क्या करेंगे, नारे लगाएंगे, लगाने देना भाई, किसी को फिजिकली मत रोकना, और सवाल पूछेंगे तो खुशी से एनकरेज करना, आराम से अपने जवाब देंगे। जब उल्का महाजन अपनी बात रख रही थी तो एक सज्जन स्टेज पे आए, जैसा हिंदुस्तान में होता है, कोई स्टेज की वो तो होती नहीं सैंक्टिटी, आए, मुझे कहा कि आपको कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए, और वो पर्ची लेके आए। मैंने कहा पर्ची पढ़ी, मैंने कहा ठीक है, मैं अपने लेक्चर अपने बोलूँगा, जब मैं कोशिश करूँगा इनका जवाब दूँ, कोई रह जाए तो आप सवाल पूछ लेना, हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही उल्का महाजन का ख़त्म हुआ लेक्चर और उन्होंने मेरा नाम बोला, एक सज्जन दौड़ते हुए आए, माइक छीन लिया। जो व्यक्ति थे कंपेयर कर रहे थे, उन्होंने माइक वापस लिया,
तब तक 5-7 लोग और स्टेज पे आ गए, जवाब दो, ये सब वो कर रहे हुए, और उनके पीछे पीछे 10-1 लोग स्टेज पे, छोटा सा स्टेज था। तो मैं बैठा रहा, कि तब तक तो मैं बोलना शुरू भी नहीं किया था। तो उसके बाद उनके पीछे पीछे 30-40 लोग आ गए, योगेंद्र यादव जवाब दो। मैं हंसता रहा कि भाई बोलने दोगे तब जवाब दूंगा ना। मैं कहा बोलने तो दो यार, जवाब दूंगा, तुम सवाल पूछो मैं जवाब देता हूँ। इकट्ठे आ गए काफ़ी आक्रामक मुद्रा में, और शुरू में तो बातचीत की गुंजाइश थी, तो मैं कह रहा था यार बोलने तो दो, बताओ क्या क्या सवाल है, मैं अपनी बात रख देता हूँ, वो करेंगे। और उसके बाद तो खैर कोई गुंजाइश नहीं थी बोलने की, खूब वो बहुत आक्रामक मुद्रा में करते रहे। और एक स्टेज पर मुझे लगा कि जिस तरह से एक स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हो जाती है ना, हम बिल्कुल उसके स्टेज के किनारे पे थे, और मुझे लगा कि, और 2-4 हमारे साथी जो वहाँ के थे लोकल, उन्होंने घेरा बना रखा था हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो 8-10 मिनट ये चलने के बाद मुझे लगा कि ये तो जैसे गिरेंगे, और ये गिरेंगे तो हमारा एक कॉर्डन टूटेगा और हम पीछे गिरेंगे, और स्टेज के पीछे कुछ है नहीं, तो एक हम काफ़ी हादसा सा हो सकता है। हालांकि वो ऐसी मारने की नीयत से नहीं आए थे, है ना। तब पुलिस ने कहा कि अब आप यहाँ से एस्कॉर्ट कीजिए, तो पुलिस हमें एस्कॉर्ट करके ले गई। वो पीछे पीछे चले और धक्का मुक्की थोड़ा बहुत की, और जब तक पुलिस की गाड़ी में बैठे तो धम धम जवाब दो, ये सब चलता रहा। तो एग्जैक्टली ये हुआ। 2 क्लैरिफिकेशन इसमें ज़रूरी हैं। पहला तो कि ऐसा इम्प्रेशन गया है कि कुछ मारपीट करने आए थे और मारपीट की, ऐसा एक्चुअली था नहीं। किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं थे, कोई प्रोफेशनल गुंडे नहीं थे, और मारपीट की कोशिश नहीं की। कोई हाथ वाथ लग गया होगा, एक आधे ने हाथ लगाया, मैंने कहा देखो ये नहीं, एकदम उसने हाथ पीछे कर लिया, मतलब एक तो इतना था। कोई, जैसा मैंने कहा, हादसा हो सकता था पर वो अनइंटेंडेड होता। दूसरा ये कि ये चल रहा है कि सवालों के जवाब नहीं दिए योगेंद्र यादव और उल्का ने। अरे भाई बोलते तो सवालों का जवाब देते ना, वो तो उन्होंने मैं बोलने ही, मतलब जैसे मैं उठा भी नहीं कि ये सब कुछ शुरू होगा, तो ये बिल्कुल प्रायोजित था, प्री नियोजित था, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जी इसमें लेकिन जो तस्वीरें सर आई थी उसमें कुर्सियां तोड़ते हुए लोग नजर आए, तो एक तरीके से वो आक्रामक तो थे, नंबर 1। नंबर 2, ये ठीक चुनावों से पहले हैं, तो कई लोग पूछ रहे भी होंगे कि क्या सवाल थे। ये कहा जा रहा है कि आरक्षण को लेकर सवाल थे। अब लोकसभा या उससे पहले प्रकाश अंबेडकर की कोशिश थी, वो उद्धव ठाकरे के साथ एक तरीके से गठबंधन भी उन्होंने बनाया था, हालांकि वो बात आगे नहीं बढ़ी थी। तब भी यही अकोला से चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। अब क्या आप इस जो चीज़ कल हुआ उसे चुनाव को लेकर जोड़ते हुए देखते हैं? नंबर 1, उनकी आक्रामकता को देखकर उस समय आपको क्या लग रहा था? नंबर 2 और नंबर 3, सवाल क्या थे जो वो चाहते थे कि आप जवाब? देखिए, आक्रामक थे, इसमें कोई शक नहीं है, आक्रामक थे, गुंडागर्दी है, लुम्पेनिज्म जिसको कहा जाता है। राजनीति में लुम्पेनिज्म यही तो होता है। मैंने बहुत सार्वजनिक सभाएं देखी हैं, महाराष्ट्र में कभी ऐसा नहीं हुआ, 1-2 जगह, बाकी जगह हुआ है। और सामान्यतः सभा खराब करने का मतलब होता है पीछे से खड़े होकर आप चिल्लाते हैं या कोई काला झंडा दिखाता है, ज़्यादा होता है तो नज़दीक आके एक सवाल पूछता है, कुछ बोल देता है। ये उससे कहीं आगे था, मतलब स्टेज पे खड़े होके वो करें। मैं सिर्फ इतना ही क्लैरिफाई कर रहा था कि फिज़िकल वायलेंस का ना उनका इरादा था, ना उन्होंने किया। हालांकि वो कुछ अपने क्योस में, हिंदुस्तान में ये सब भी क्योस होता है ना, पुलिस वालों को लाठी चलाना भी नहीं आता हिंदुस्तान में, तो उसमें कई चीज़ें हो जाती हैं, वैसा कुछ हो सकता है, वो था। आपने प्रकाश अंबेडकर जी और वंचित अघाड़ी का नाम लिया। मैंने शुरू में इसलिए नहीं लिया था कि मैं जो सुनता हूँ और जो कुछ पता लग रहा है उससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उन लोगों ने करवाया है। मैं ये 5-7 आधार पे कहता हूँ, हालांकि मैं उनमें से किसी को पहचानता नहीं था जिन लोगों ने किया, क्योंकि मैं लोकल किसी को जानता नहीं, मैं तो ऑर्गेनाइजर्स को भी पहली बार मिल रहा था। 4-5 चीज़ के आधार पे ऐसा लगता है। नंबर 1 कि इस कार्यक्रम से एक दिन पहले यानी परसों वंचित अघाड़ी वालों ने आयोजकों को फ़ोन किया था, कहा था योगेंद्र यादव आ रहे हैं, हमारा जो कैंडिडेट है, क्योंकि वो अपना कैंडिडेट वहाँ घोषित कर चुके हैं, हमारे कैंडिडेट को भी स्टेज पे बुलाइए, उसको बोलने का अवसर दीजिए। उन्होंने कहा कि हम तो किसी भी कैंडिडेट को नहीं बुला रहे, किसी पार्टी वाले को नहीं बुला रहे, आचार संहिता वैसे भी लगी हुई है, तो हम नहीं बुला सकते। इस पे उनकी कहासुनी हुई थी। नंबर 2, मैं जैसे ही गया था सभा में, जाने से पहले, जाते ही मुझे लोगों ने, आयोजकों ने बताया था कि वंचित वाले लोग आए हैं, कुछ करेंगे ऐसा हमें लगता है। नंबर 3, वो जिस तरह की बातें कह रहे थे, संविधान और ये और
पूछ रहे थे, तो ये कोई दूसरी पार्टी के लोग नहीं हो सकते, कोई आरएसएस वाले नहीं थे भाई। मैं बिल्कुल आरएसएस का विरोधी हूँ, लेकिन बिना बात पे उनको दोष दूँ इस चीज़ के अंदर जहाँ उनका था नहीं। ये आरएसएस वाले नहीं थे, उनकी भाषा नहीं थी, उनका स्टाइल नहीं था। और चौथी और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप बाद में सोशल मीडिया के रिएक्शंस देख लें, तो एक कल मैंने देखा था कोई प्रबुद्ध करके इनका ये इनकी एक मैगज़ीन है, उसकी ऑफिशियल हैंडल से बाकायदा इसको जस्टिफाई करते हुए सवाल पोस्ट किए गए हैं, और उसको बहुजन वंचित अघाड़ी की ऑफिशियल हैंडल ने रीपोस्ट किया है। अब किसी काम की जिम्मेवारी लेने का यही एक तरीका होता है कि हमने करवाया है। इस सब आधार पे मैं मानता हूँ, और अगर कुछ ऐसा होता तो प्रकाश भाई मुझे फ़ोन कर लेते, बता देते नहीं गलत हुआ है, हमारे लोगों ने नहीं किया, या पब्लिक में बोल देते कि भाई जो भी हुआ है मैं इसकी निंदा करता हूँ। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो उस आधार पे ये मानने का मन तो नहीं करता, लेकिन मजबूरी बनती है कि हाँ, ये वंचित अघाड़ी वाले लोगों ने करवाया है। किस तरह के सवाल पूछ रहे थे? सवाल बेसिकली कांग्रेस के लिए थे। सवाल ये थे कि कांग्रेस ने यहाँ फ़लाँ आदमी को टिकट क्यों दिया, सवाल ये थे कांग्रेस ने जम्मू में फ़लाँ आदमी को टिकट क्यों दिया, सवाल ये था कि राहुल गांधी ने रिजर्वेशन के बारे में क्या कहा, इत्यादि। कुल मिला के ये पूछ रहे थे कि आप जैसे लोग कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। बेसिक बात ये थी, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक डिफरेंस ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन है ना, और उनको पूरा अधिकार है अपना रखने का। हम लोगों की राय जो है, हम जैसे लोगों को आप जानते हैं, हमने तो अपना पूरा जीवन कांग्रेस की सरकारों का विरोध किया है, सड़कों पे किया है, और उसकी सज़ा पाई है ना। और ऐसा नहीं है कि आज हमें ऐसा लगने लगा हो कि कांग्रेस परफेक्ट है, कांग्रेस सब बहुत अच्छी चीज़ कर रही है। कुल मिला के हमारी आज जो मान्यता है वो ये कि देश के सामने जिस तरह का खतरा है आरएसएस बीजेपी का संविधान को, देश को, ऐसे खतरे में इस वक्त सब पहली और एकमात्र प्रायोरिटी होनी चाहिए आरएसएस बीजेपी को सत्ता से संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से उतारना। और उस प्रोसेस में किसी किस्म का डाइवर्शन नहीं होना चाहिए, वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इन्हें हराने के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है, कल को अगर हमें लगे कि वंचित बहुजन अघाड़ी महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने की सबसे ताकतवर फोर्स है और कर सकती है, खुशी से उसका समर्थन कर देंगे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का हमने किया, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस की नहीं बनती थी। भारत जोड़ो अभियान ने तृणमूल कांग्रेस का सपोर्ट किया, क्योंकि हमें लगा था कि वो हरा सकते हैं, कांग्रेस नहीं हरा सकती। महाराष्ट्र में हमें लगता है कि एमवीए ही ले दे के अगर बीजेपी को हराना है तो एक ही प्रभावी विकल्प है, वो है एमवीए। हम कह रहे हैं, जाहिर है प्रकाश अम्बेडकर इससे सहमत नहीं है, जाहिर है वंचित बहुजन अघाड़ी इससे सहमत नहीं है। वो सभा करें, मेरी सभा में सवाल पूछें, या एक दूसरी सभा करें, कहें योगेंद्र यादव जो कह रहा है सब बातें गलत हैं, ये आराम से वो करें। लेकिन ये कि आप स्टेज पे चढ़ के इस किस्म की गुंडागर्दी करवाओगे, ये दलित राजनीति को लुम्पिनिज्म की राजनीति बनाना, ये बहुत बुरी चीज़ है। इसके बहुत लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस होंगे। आप संविधान की बात करते हो, देखिए इस देश में लुम्पिनिज्म की राजनीति से अंततः इस देश के दलित आदिवासी को फ़ायदा कभी नहीं हो सकता। आप एक दो जगह कर लेंगे, अंततः लुम्पिनिज्म की राजनीति इस देश में ताकतवर जातियों की राजनीति बनेगी, और उससे नुकसान होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। और ख़ास तौर पे प्रकाश भाई, मतलब मैं अभी भी भाई कहता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ भाई प्रकाश अम्बेडकर जी को, कोई आज की बात नहीं है और पुरानी बात नहीं है भाई। लोकसभा चुनाव से पहले हैदराबाद में प्रकाश भाई ने मेरे से मीटिंग अपॉइंटमेंट फिक्स किया, हम 1 घंटा मिले, और उन्होंने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन का साथी बनना चाहता हूँ, फला नेता मुझे बनने नहीं देना चाहते, आप मेरी मदद कीजिए। और मैंने मदद की, मैंने उनसे बात की, उन लोगों से, उन्होंने अपने रिजर्वेशंस बताए। मैंने फिर प्रकाश भाई के पास संदेशा भिजवाया, कई बहुत जो उनके मित्र हैं उन लोगों को भेजा, लंबी बात हुई, बाकी सबका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो उन्होंने अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी से वो सब काम किया। और अंततः प्रकाश अम्बेडकर मुंबई रैली में पहुँचे। मैं नहीं कहता केवल मेरे प्रयास से पहुँचे, लेकिन उनकी बात करवा दी हमने। और उसके बाद सीटों की खींचतान जो भी होनी थी, मैंने कहा भैया मैं इससे बाहर रहूँगा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, आप मिल लिए, क्योंकि आप कह रहे थे कि मुलाकात नहीं हो सकती, मुलाकात हो गई है, बात हो गई है, आगे आप देख लीजिए। अब उनकी बात नहीं बनी, कोई बात नहीं,
लेकिन ऐसे में ये कहना कि हम सैद्धांतिक रूप, मतलब कल तक आप जिसका कह रहे थे, कल तक आप जिस गठजोड़ में जाने को बेताब थे, हम उसका समर्थन तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। कल तक हम अच्छे थे, आज हम बुरे बन गए। क्या राजनीति है प्रकाश भाई? और सर ये जिनकी ओर से की गई वो खुद बाबा साहेब अम्बेडकर के फैमिली से आते हैं, और ऐसे में आप एक तरफ संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका इस्तेमाल नहीं करने देना, आक्रामक होना, कुर्सियों को तोड़ना, एक तरीके से स्टेज पर 50-60 लोगों का पहुंच जाना, ये कहीं ना कहीं वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए भी नई बात है और एक शॉकिंग बात भी है। उसके बाद क्या आपकी अभी प्रकाश अंबेडकर से बात हुई? क्योंकि कई जगहों पर उनके जो समर्थक हैं उनकी ओर से कई सारे बयान आ रहे हैं, उनकी ओर से नहीं आए हैं। क्या आपके कोई इस पर बातचीत हुई पाई है, या फिर आप इसे मानते हैं कि एक तरीके से क्योंकि कांग्रेस की भी एक पॉपुलैरिटी है और उसके पॉपुलैरिटी में अगर लोकसभा में देखें तो दलित्स और मुस्लिम्स का जो वोट्स है वो कंसोलिडेट हुआ था, तो क्या इस वोट्स को डाइवर्जन के अनुसार इसे देखें, इसे राजनीति से प्रेरित देखें, किस तरह से देखा जाए? पता नहीं, जब कुछ हुआ तो मैं तो सोच रहा था कि, और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल अकोला में यही कहा कि इन लोगों ने प्रकाश अंबेडकर को शर्मिंदा करने का काम किया है, और मैं तो सोच रहा था घंटे भर में उनका फ़ोन आ जाएगा, नहीं योगेंद्र जी गलती होगी हमारे लोगों से, ये ऐसा आप भूल जाइए इत्यादि। उनका कोई फ़ोन आया नहीं है, और शायद ठीक नहीं है कि मैं उनको फ़ोन करूं अब, तो उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं है। मैं हैरान हूं, और यही बात मैं भी कहता हूं कि आप अगर रूल ऑफ लॉ को इस तरह से तोड़ेंगे, आज हो सकता है आप सफल हो जाएं रूल ऑफ लॉ को तोड़ने में, अंततः अगर रूल ऑफ लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अगर हम तोड़ेंगे, तो कल को जब बिहार में जातिगत हिंसा होती है, हम किस मुंह से बोलेंगे? उत्तर प्रदेश में जब होता है, किस मुंह से हम बात करेंगे? खैर लांजी होता है, तमाम घटनाएं होती हैं, हम क्या बोलेंगे इनके बारे में? तो ये जो औजार, लुम्पनिज्म, गुंडागर्दी, लोगों को ज़बरदस्ती बोलने ना देना, अब अच्छा, और उसके बाद कल ये लोग अपने उसमें लिखते हैं, प्रबुद्ध जो भी है, कि हमने उल्का महाजन और योगेंद्र यादव की बोलती बंद कर दी। अगर ये भैया बोलती बंद करने का तरीका है कि मंच पे 50 लोग चढ़ के किसी को बोलने ना दो, और आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हो, तो भाई मैं क्या कहूँ आपकी बुद्धि को, सद्बुद्धि दे आपको। और इतना बौद्ध धर्म में चूँकि विश्वास है, तो मैं यही कहता हूँ गौतम बुद्ध की कि आपको सद्बुद्धि मिले थोड़ी सी, क्योंकि संवैधानिकता की बात करके उसके बाद ये करना, ये तो मजाक है बाबा साहब के। और आपको याद होगा, बाबा साहब ने तो देश बनने के बाद स्वतंत्र भारत में कहा था कि अब स्वतंत्र भारत में किसी तरह का सत्याग्रह भी नहीं होना चाहिए। मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन बाबा साहब तो उस एक्सटेंट तक थे, और ये क्या कर रहे हैं? मैं हैरान हूँ, दुखी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ सोई तैसे ही से कि आप पब्लिक लाइफ में होते हैं। मुझ जैसे लोगों को इतनी चीज़ों की नाहक प्रशंसा मिलती है जिसका मैं हकदार नहीं हूँ। पता नहीं लोग क्या क्या खूबियाँ ढूंढ लेते हैं जो है नहीं मेरे में। तो जब इतने बिना कारण के इतने फूल और गुलदस्ते मिलते हैं, कभी कभार बिना कारण के कीचड़ भी मिल जाता है, बराबर हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर चुनाव को लेकर है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, आप लगातार घूम रहे हैं, और जैसे कि आपने कहा, महाविकास आघाड़ी कांग्रेस जो है एक तरीके से विपक्ष में लीड कर रही है और 1 से 13 पर पहुंची हुई पार्टी है। जो वोट कंसोलिडेशन था, प्रकाश अंबेडकर खुद चुनाव लड़े थे, उन्हें एक तरीके से हार का सामना उसी अकोला में करना पड़ा था। कांग्रेस 13 सीटें जीत पाई थी, जो 2019 में 1 पर आ गई थी। ऐसे में क्या ये एक तरीका आप मानते हैं पब्लिसिटी हासिल करने का, वोट्स डाइवर्ट करने का? क्योंकि ये हमने 2019 में सर देखा था, महाविकास आघाड़ी तब नहीं थी, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी को प्रकाश अंबेडकर की वजह से लोकसभा में 7 सीटों का नुकसान हुआ था, और विधानसभा में 13 से ज़्यादा जगहों पर इसका नुकसान उन्हें झेलना पड़ा था। तो क्या आपके ज़रिए एक तो पब्लिसिटी लेना और साथ ही साथ वोटों में एक तरीके से, जैसे कि आप कह रहे हैं, बोलती बंद करने की बात करना, रिजर्वेशन की बात करना, जबकि बोलने ही नहीं देना, इसके ज़रिए वोटर्स के बीच में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश है? पता नहीं, मतलब अब उनके दिल में क्या है ये तो मतलब वो जाने। और आमतौर पे लोग कहते हैं प्रकाश भाई के दिल में क्या है किसी को पता नहीं होता। उनको खुद पता रहे तो अच्छी बात है। तो ये तो मैं नहीं जानता। प्रोफेसर सुहास पलशिकर ने कल ट्वीट किया है छोटा सा, मैं उनकी बातों को ध्यान से देखता हूँ। तो उन्होंने कहा, इसको रेफ़र नहीं किया, कल शाम का उनका ट्वीट है कहते हुए कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो भी हो रहा है
उसे एक सिंपल फार्मूला से समझा जा सकता है कि कुछ लोग वोट जोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग वोट बांटना चाहते हैं, और सारी राजनीति इसी के इर्द गिर्द हो रही है। और मैं समझता हूँ यही एक लार्जर फ्रेम है। देखिए, मोटी बात ये है कि चाहे प्रकाश भाई को पसंद आए नहीं आए, दोस्ती अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। हमारी ये राय है कि आज की तारीख में जो एक खतरा है, बीजेपी सरकार दोबारा कितनी तिकड़म लगा रहे हैं इस वक्त यहाँ वापस आने के लिए, तो जो कोई देश से प्यार करता है उसका फ़र्ज़ बनता है कि कोशिश करे कि सबसे इफ़ेक्टिव ऑल्टरनेटिव को स्ट्रेंथन किया जाए। भाई, आप बाकी बात छोड़ दी, वो कहते हैं आप बहुजन विकास आघाड़ी का समर्थन क्यों नहीं करते। मैं कहता हूँ मैं स्वराज इंडिया का समर्थन क्यों नहीं करता। मैं स्वराज इंडिया का मेंबर हूँ और हमने तय किया है कि स्वराज इंडिया एक भी सीट नहीं लड़ेगी। वो कह सकते हैं कि आपकी पार्टी बहुत छोटी है, बिल्कुल ठीक बात है, बहुजन विकास आघाड़ी के सामने बहुत ही छोटी है। लेकिन फिर ये भी सवाल हो गया कि बहुजन विकास आघाड़ी जो है वो एमबीए के सामने बहुत छोटी है ना। तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी तस्वीर देखनी होगी और कहना होगा ये चुनाव इस काम के लिए नहीं है। जब घर में आग लगी हो उस वक्त दो ही पार्टियां होती हैं, एक वो जो कि पेट्रोल की बोतल लेके घूम रही है, एक वो जो कि पानी की बाल्टी लेके आ रही है, और उसकी बाल्टी लाल पीली नीली कुछ भी हो वो हो। जो तीसरा व्यक्ति उस वक्त कहे कि नहीं नहीं, पानी को ऐसा करते हैं, उस घर की मरम्मत होने वाली है पिछले 10 साल से, चलो चलो उस घर की मरम्मत करें, आप उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया मरम्मत करेंगे, ठीक है करेंगे, इस वक्त नहीं, अभी पहले आग बुझा लेने दो। बस यही बात मैं उन्हें कहता हूँ। ये सारे जो सवाल, लंबी फहरिस्त सवालों की पूछ रहे हैं, सारे सवाल वाजिब हैं, इनको भी कर लेंगे, पहले आग बुझा लें, उसके बाद मरम्मत भी कर लेंगे। बिल्कुल। अब मेरा आखिरी सवाल सर आपसे है, महाराष्ट्र में चुनाव हैं और ये चुनाव 2 चुनावों के बाद हो रहे हैं। एक तो लोकसभा का चुनाव जहाँ पर महाराष्ट्र ने एक अहम भूमिका निभाई, नरेंद्र मोदी अगर अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए तो। लेकिन फिर आया हरियाणा का चुनाव, जिसके बाद कम से कम भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के कॉन्फिडेंस में यहाँ पर हम एक बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले ये माना जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी बहुत आगे है, अब ये कहा जा रहा है कि 50-50 चांस। आप क्योंकि ज़मीन पर हैं, आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, आपने क्या अब तक महसूस किया है महाराष्ट्र में? 1 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन अब तक आपकी स्टडी या आपने अभी तक क्या आपकी रीडिंग रही है? सोहित, मैंने एक चीज़ का फैसला कर लिया है, कान पकड़ के ये काम नहीं करूँगा। ये मैंने ना लोकसभा चुनाव के बाद कहा था। हरियाणा में जिसने भी मेरा इंटरव्यू किया, मैंने हर एक को कहा भैया कान पकड़ लिए। लोकसभा चुनाव में मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि सारा मीडिया झूठ बोल रहा था, मुझे मजबूरी में करना पड़ा, आगे करने की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी आप जैसे पत्रकार थे, उन्होंने कहा हाँ वो तो ठीक है, भविष्यवाणी मत कीजिए, आप वैसे बताइए क्या है। मैंने कहा भाई जमीन पे तो दिख रहा है कि कांग्रेस आगे है, बच्चा बच्चा कह रहा है कांग्रेस आगे है, अब हवा है, आंधी है, तूफान है, मैं नहीं जानता। तो अब उसके आधार पे बना दिया गया। योगेंद्र यादव ने भविष्यवाणी की कि तूफान आने वाला है, जबकि आप देखेंगे मैंने सोशल मीडिया पे 2 बार लिखा था कि मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की है। ये 70-72 की जो बात की जा रही है, कृपया इस पे विश्वास न कीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अब मेरी बदकिस्मती है कि मैं कुछ भी बोलूँगा उसको भविष्यवाणी मान के, परसों मेरा इस पे कोर्ट मार्शल होगा। तो भविष्य बताने का काम छोड़ दिया, भविष्य बनाने का काम करते हैं। लेकिन आखिरी सवाल, स्थानीय लेवल पर मुद्दे क्या आपको नज़र आए जिसके ऊपर लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार पर तो समझ में आता है। तो कौन कौन से मुद्दे हैं जो लोग बात? मोटे तौर पर एक तरफ इनका कुशासन है, दूसरी तरफ इनकी रिश्वत है। कुशासन का वजन बहुत ज़्यादा है। पिछले 4 साल के जिस तरह के इन्होंने कांड किए हैं, ये धोखे से सरकार बनी, ठग बंधन बनाया, ये सब कुछ है। लेकिन आखिरी मौके पे दी गई रिश्वत भी है। अब पता नहीं क्या कुछ दे रहे हैं। बॉम्बे में आके सुबह मुझे पता लगा कि कुछ ग्राइंडर मिक्सर भी दिए जा रहे हैं यहाँ पे, क्या कुछ नहीं दिया, प्रेशर क्या कुछ दिया जा रहा है। तो अब देखिए इनका कुशासन भारी पड़ता है या इनकी रिश्वत भारी पड़ती है। अभी महाविकास आघाड़ी के अगर कैंडिडेट्स वगैरह अनाउंस हो जाते हैं और अगर महाविकास आघाड़ी ठीक ढंग से अपना एक कुछ पॉजिटिव मैसेज देती है तो फिर शायद उनके लिए स्थिति बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने बात की। सबसे पहली बात हमें ये अच्छा लगा कि आपको कल किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंची, आप एकदम सुरक्षित हैं। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर सवाल ज़रूर अब भी वाजिब हैं कि आखिर सवाल पूछने का तरीका कैसे होना चाहिए। एक, आप बैठकर बातचीत कर सकते हैं, दूसरे आप आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन क्या आप वाकई संविधान के लिए सवाल पूछ रहे थे या फिर आगामी चुनाव को देखते हुए वोटों का विभाजन कर रहे थे? जैसे कि बहुत कम शब्दों में कहा गया, या तो वोट बटोरने का काम शुरू है या वोट काटने का काम शुरू है। वो क्या किया जा रहा था वो पता नहीं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आप लगातार समय देते आए हैं। हमने जैसे कि कहा कि
ज़मीन से जुड़े हुए शख्स हैं आप। हमसे धारावी में हमने बात की है, कांग्रेस के अलग अलग रैलियों में हमने बात की है, भारत जोड़ो में बात की है, आज यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस तरह के हालात महाराष्ट्र में नहीं हुए थे। अब इसे जनता किस तरह से देखती है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इन तमाम शब्दों को उन्होंने सुना। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। दर्शकों, आज हमने योगेंद्र सर को आपके सामने एक बार फिर से लाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये जो चीज़ें हुई हैं उसे आप किस तरह से देखते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए दूसरों के साथ साझा ज़रूर कीजिएगा, ताकि पता चले कि हुआ क्या था। जो बोलती बंद करने वाली बात कर रहे हैं और जो हकीकत क्या है वो हमने आपके सामने लाया है। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि हम इस तरह से शांत से, ना किसी चीख चिल्लाहट का, ना किसी आक्रामक से सवाल पूछते हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं SM ऑफिशियल। फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।